नमस्कार। रिसेंटली एक सीबीडी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई है। उसमें जो भी कुछ डिस्कशन हुआ है वो अपडेट मैं आज लेकर के आया हूँ। ये जो अपडेट है आपकी हायर पेंशन से संबंधित है। यानी अभी तक जो है 1974 करोड़ रुपये के लिए जो है डिमांड लेटर अभी तक इशू कर दिया गया है। यानी जो लोग हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते थे उनको जो है अब डिमांड लेटर भेजा जा रहा है। यानी डिमांड लेटर का मतलब कि उनके पीएफ अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इस एडजस्टमेंट के लिए जो है डिमांड लेटर भेजा जा रहा है कि वो जो है इतना पैसा जो है अपने पीएफ अकाउंट में जमा करा दें। आगे बताएंगे कि इसको जमा कैसे कराना था। अभी जो रिसेंटली सीबीडी की मीटिंग हुई है उसमें यह बताया गया है कि 32,591 जो है डिमांड लेटर अभी तक लोगों को भेजा जा चुका है। वहीं अगर अप्लीकेशन की बात करें तो 17,49,000 जो है टोटल अप्लीकेंट्स हैं जो फॉर्म सबमिट किए हैं, यानी उनको हायर पेंशन का लाभ लेना है। और इसमें से 11,51,000 जो फॉर्म है ये एम्प्लॉयर के द्वारा वेरीफाई किया जा चुका है। और ये एम्प्लॉयर जो है कंपनी जो है ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को सबमिट भी कर दिए वेरिफिकेशन के लिए, आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। जबकि जो है इसमें से 5,97,000 अप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है एम्प्लॉयर के एंड पे, यानी कंपनी के एंड पे। उससे जो है वेजेज डिटेल डालना है और चेक करना है। उसके बाद फिर ईपीएफओ फील्ड ऑफिस को सबमिट करना है आगे के प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो है और जो डिमांड लेटर भेजा जाएगा। तो टोटल जो है 17.5 लाख जो है 17,49,000 लोग जो है अप्लाई किए थे हायर पेंशन के लिए। इसका प्रोसेस अब चल रहा है। अब चलिए आगे देख लेते हैं ईपीएफओ का कैलकुलेशन शीट कि किस तरह से वो डिमांड लेटर किस हिसाब से वो भेज रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस जो है कैलकुलेशन शीट को ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे एक जो इलस्ट्रेटेड जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक कैलकुलेशन शीट रखा गया है, आप उसे जा करके देख करके आप भी समझ सकते हैं डाउनलोड करके। तो चलिए सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन किया जा रहा है और कैलकुलेशन के बाद जो है डिमांड लेटर किस हिसाब से भेजा जा रहा है। तो ये जो है ईपीएफओ का मेंबर ई सेवा पोर्टल है, आप इसे भी ओपन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आ रहे हैं, यहाँ पे है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन हायर पेंशन वेजेज। आपको इसे जो है ना ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जब यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेज, यानी जो है एस्टिमेटेड जो कैलकुलेशन है ये कैसे किया जाता है, इसके लिए जो है एग्जांपल के तौर पे एक सीट अटैच किया गया है। तो इससे जो है हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद डाउनलोड कैलकुलेटर जो है ना, एक ये जो है ना एस्टिमेटेड जो कैलकुलेटर है ये परफेक्ट नहीं बताएगा कि इतना ही है, ठीक ना, लेकिन अप्रॉक्स अमाउंट आपको बता देगा कि कितना जमा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कैलकुलेशन सीट खुल गया है। अब मैं जो है आपको प्रत्येक कॉलम के बारे में मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी किस फाइनेंशियल ईयर में आप काम किए थे। और यहाँ पे जो है ये ओपनिंग बैलेंस है वो भी। अब यहाँ पे जो है ये मंथ है और उसके बाद ड्यू मंथ है। मंथ का मतलब आप किस महीना में काम किए, ड्यू मंथ का मतलब कि उस महीना में आपका जो है पीएफ जमा हुआ। और जो है यहाँ पे जो है वेजेज है, यानी उस महीना में आपकी वेजेज कितनी थी, बेसिक प्लस डीए। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन ड्यू, यानी कितना कंट्रीब्यूशन आपको एक्चुअल में जमा करनी थी हायर पेंशन के लिए। और नेक्स्ट कॉलम है कि कंट्रीब्यूशन पेड, यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन उस महीने के लिए कितना पेड हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंस का कॉलम बताया है, यानी डिफरेंस का कॉलम इसलिए बनाया है कि उस महीना में हायर पेंशन के लिए जो आपकी बेसिक प्लस डीए थी उस पे पेड नहीं हुआ बल्कि उससे कम पे हुआ। तो इसके लिए जो डिफरेंस बच रहा है ना, ये डिफरेंस अमाउंट जो है ना, यही वाला जो है डिफरेंस, यही वाला कॉलम में जो पैसा ये आ रहा है ये यही आपको जमा करनी पड़ेगी टोटल आप जब से ज्वाइन किए होंगे। ये कमुलेटिव जो है ना ये ऐड करके बताएगा कि टोटल कितना होते जा रहा है ये वाले कॉलम। तो बेसिकली हमें जो है मुख्य रूप से यही वाले समझना है। अब चलिए एक जो है ना किसी पार्टिकुलर मंथ का समझने के लिए जो है ना यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। सपोज करिए अप्रैल 1996 में जो है ना, अप्रैल 1996 में जो आपका बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपये थी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक महीना समझ लेते हैं। ये जो है ना ऐसे ही पूरे मंथ कर रखे हैं आप, ऐसे ही जब से ज्वाइन किए ना तब से आप जो है ना इसमें अपना वेजेज डाल करके देख सकते हैं कि आपकी कितनी जो है ना डिफरेंस बैलेंस जमा करना पड़ेगा डिमांड लेटर के हिसाब से। यानी डिमांड लेटर और इसमें जो कैलकुलेशन आएगा लगभग जो है ना अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी एस्टिमेटेड होगा, उतना ही के बराबर होगा। 4-5 हज़ार रुपये के जो है अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग जो है ना अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो है ना अप्रैल 1996 में जैसे मैंने बताया 50,000 सपोज करिए आपका बेसिक प्लस डीए था, तो उस पर जो है 8.33 आपको जमा करनी थी हायर पेंशन के लिए। 8.33 जो है ना 4165 हुआ, आप निकाल करके देख लीजिएगा। इन्होंने जो है इस पर फॉर्मूला लगा करके ये जो है कैलकुलेशन निकाले हुए हैं। तो 50,000 का 8.33% 4165 हुआ। लेकिन सपोज करिए आपका कंपनी एम्प्लॉयर जो है 470 रुपये जमा किया। 470 रुपये किस हिसाब से जमा किया होगा? 5,000 रुपये पे। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये उस समय पेंशन के लिए जो है ना मैक्सिमम लिमिट थी, यानी 5,000 रुपये पे जमा करना होता था। बाकी जो पैसा होता था ना वो आपके पीएफ अकाउंट में चला जाता था। ईपीएफ में जो है 5,000 पे जमा होता था, जो 470 रुपया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लोग क्लेम किया हायर पेंशन के लिए, तो जो है अब आपकी जो कैलकुलेशन होगी बेसिक प्लस डीए, यानी जितनी थी सपोज करिए 50,000 तो 50,000 रुपये, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे 4165 एक्चुअल अमाउंट बन रहा है हायर पेंशन के लिए। 8.33 कितना बन रहा है? 4165। लेकिन आपने जमा किया कितना? 470 रुपया जमा करवाया, ठीक है, आपने कंपनी के द्वारा। अब बैलेंस बच जाता है 3748 रुपया, ठीक है। तो ये डिफरेंस अमाउंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस अमाउंट हो गया यहाँ पे। तो ये जो है अप्रैल की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो 3748 रुपये जो है ना ये डिफरेंस अमाउंट हो गया। किस महीने के लिए? तो केवल अप्रैल 1996 के लिए, ठीक है। अप्रैल 1996 के लिए 3748 रुपये। तो ये जिस हिसाब से आप आगे काम किए, मान लीजिए अप्रैल में ज्वाइन किए थे तो 3748 रुपया, उस मई में आपने काम किया तो उस महीने का भी 3748 बाकी रह गया। जून में किया, जिसका ड्यू मंथ था जुलाई 96 में जमा होना था, तो उसका भी आपका 3748 रुपया बाकी रह गया। यानी ये जो पैसा था ना कंपनी आपकी 5,000 रुपये पे जमा कर रही थी। अच्छा, ये जो है ना रिवीजन होते गया लिमिट, तो उसके 5,000 हुआ, उसके बाद 6500 हुआ, उसके बाद 15,000 हुआ। तो ये जो लिमिट बढ़ती गई ना तो ये चेंज होते जाएगा। यानी उसके बाद कंपनी 15,000 मैक्सिमम लिमिट, अभी जो है ना 15,000 है, 15,000 पे मैक्सिमम जो है कंपनी जमा कर रही है, उससे ज़्यादा पर नहीं कर रही है। तो हायर पेंशन का मुख्य रूप से यही लोगों को लाभ लेना था कि जो हमारी बेसिक प्लस डीए जो थी वेजेज जो है ना उस पर हमें हायर पेंशन का लाभ लेना है, न कि जो लिमिट सीमा है ईपीएस के लिए उस पर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगले सीट में यहाँ पे खोल करके आते हैं, टोटल यहाँ पे समरी देखते हैं इनका, ठीक है। अब देखिए समरी में इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि 1995-96 एज ऑन 31 मार्च 1996 के लिए यहाँ पे टोटल वेजेज कितना हो गया, यानी एक एक साल का इन्होंने बताया, एक एक फाइनेंशियल ईयर का। 1995-96 में अगर काम किए तो 31 मार्च 1996 को सपोज करिए 1,75,000 रुपया थी, जिस पे जो है ना डिफरेंस अमाउंट जो है इतना आपको जमा करना पड़ेगा। और इस पे इंटरेस्ट जो आया एक साल के लिए 169 रुपया आया। तो ये अमाउंट डिफरेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल करके ये जो है 13,288 रुपया हुआ। तो ये प्रत्येक जो है ना साल का है, फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल टू मार्च जो है फाइनेंशियल ईयर होता है, तो ये प्रत्येक साल का है। तो ये जो पिछली सीट में आप जो देख रहे थे यहाँ पे, ये जो है ना इसका समरी जो है ना यहाँ पे बनाया गया, आप इसे भी समझ सकते हैं। तो सपोज करिए कि अगर आप 1996 से अभी तक काम कर रहे हैं तो आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर वाइज ऐसे आप देख सकते हैं कि किस साल में जो है कितना डिफरेंस अमाउंट बना है और कितना जो है इंटरेस्ट बना है। तो यहाँ पे लास्ट में आकर के यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल इन्होंने एग्जांपल के तौर पे कितना बना दिया है यहाँ पे। तो टोटल जो है ना डिफरेंस अमाउंट प्रत्येक साल का जोड़ करके 11,22,789 रुपया, उसके बाद 3,51,000 रुपया जो है ये इंटरेस्ट, और दोनों के मिल करके जो है ना 46,36,952 रुपया, ये जो है ना टोटल पेएबल इन्होंने बना दिया। कि अगर आपकी सैलरी इतनी थी, जैसे एग्जांपल में जो है ना जितना इन्होंने बताया 50,000, अगर वैसे ही बढ़ती गई तो बढ़ती जाएगी, बेसिक डी अगर बढ़ती गई प्रत्येक साल तो आपका जो है ना इस पे जो है कंट्रीब्यूशन भी बढ़ते जाएगा। तो ये टोटल इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो है ना 46,36,952 रुपये जमा करना है। अच्छा, ये जो भी अमाउंट जो इन्होंने बताया ना 46,36,952, एक टाइम फ्रेम दिया है कि इस टाइम तक अगर आप जमा कर देते हैं तो इंटरेस्ट इतना लगेगा, अगर इसके बाद आप जमा करते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। यानी आप जितना लेट से जमा करेंगे ना डिमांड लेटर का अमाउंट, ठीक है ना, उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ करके आएगा। आप कब तक जमा करते हैं उतना ही तक का जो है इंटरेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आता है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेड बाई, अगर आप 30/4/2023 तक पेड करते हैं तो आपको जो है ना 46,36,000 ये जो डिफरेंस अमाउंट हुआ जो 31,493 रुपये इंटरेस्ट जो है और ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 46,68,445 रुपये जमा करना पड़ेगा। वैसे ही आप अगर मई में जमा करते हैं 31 मई तक, 30/6 तक,
31/7 तक, 31/8 तक, 31/9 तक, 31/10, 31/11, ये जो है टाइम बढ़ते जा रहा है प्रत्येक महीना के इन्होंने जो बना रखा है। तो ये जो है ना टाइम फ्रेम दिया गया है कि अगर आप मई में जमा करते हैं तो आपको 46,99,000 भरना पड़ेगा। वैसे ही आप यहाँ पे जून में जमा करते हैं तो 47,31,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। वैसे ही आप लास्ट में अगर 30 सितंबर 2023 तक भरते हैं तो 48,25,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। यानी आप जितना डिले करेंगे ना उतना ही इस पर इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो 1.16% वाला वो भी देख लेते हैं। अब ये है चार्जेज 1.16% जो सरकार ने सितंबर 2014 में नोटिफिकेशन लेके आई थी कि जो लोग अगर हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं 15 से ज़्यादा पे जो है कंट्रीब्यूशन जमा करवाना चाहते हैं ईपीएस में, तो उनको चार्जेस देनी पड़ेगी। तो ये जो है आया था यहाँ पे देखिए 14-15 में आया था, तो ये 14-15 से ही अप्लीकेबल है यहाँ पे जो डाला गया है। तो ये था 1.16%, ये अमाउंट है 1.16%, 60,000 का 6 लाख का जो है ना, सॉरी यहाँ पे 6 लाख इन्होंने दिया है टोटल साल का। तो ये 1.16% इसका हुआ और 44 रुपये इस पर इंटरेस्ट, यानी ईपीएफओ जो है ना 1.16% चार्जेज है उस पर भी जो है इंटरेस्ट ले रही है। तो इस तरह से 2436 रुपये प्लस 44 रुपया 2480 रुपया हो गया, ये चार्जेज हो गया। अब देखिए इस चार्जेस को भी पेमेंट करने के लिए ईपीएफओ ने टाइम फ्रेम बना दिया है। जैसे ई पेड बाई 30/4/2023 तक से लेकर के 30/9/2023 तक। तो ये जो है अप्रैल में करते हैं तो जैसे यहाँ पे टोटल चार्जेस था 1.16%, 59,319 रुपये, जो एक साल का है, और इस पर इंटरेस्ट 403 रुपया। वैसे ही अगर 30/9/2023 को करते हैं तो आपका जो है ना चार्जेज आ गया यहाँ पे 59,319 रुपया, और जो इंटरेस्ट है 2470 रुपया। तो टोटल जो है 61,736 रुपये पे करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप आगे करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो ये चार्जेज पे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा, यानी चार्जेज नहीं बढ़ेंगे, जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ते जाएगा, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा और वो जोड़ करके आपको देना पड़ेगा। तो ये था ईपीएफओ का जो है कैलकुलेशन शीट, जो अप्रॉक्स बताएगा कि इतना अमाउंट आपको जमा करना था, और डिमांड लेटर जो है इसी के हिसाब से भेजा जा रहा है। आपका डिमांड लेटर सही है, अमाउंट सही है नहीं है, आप भी जो है इस वेजेस शीट में अपना वेजेस डाल करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि डिमांड लेटर सही आया है या नहीं आया है। ये तो नहीं कि ज़्यादा आ गया या कम आ गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। 5-6 हज़ार का अंतर आएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इसमें आपको दिखा देगा। तो ये था ईपीएफओ का जो है कैलकुलेशन शीट, आप भी इसे जा करके देख सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।